वेलकम बैक भाइयों और बहनों टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइंस। अभी तक स्ट्रेट लाइंस में हम लोग वेरियस इक्वेशंस कर चुके हैं। हम लोग पॉइंट और लाइन के बीच में जितना भी इंटरेक्शन हो सकता है वो कर चुके हैं कि किस प्लेन में लाई करता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इमेज क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है एक पॉइंट का एक लाइन पे। फिर उसके बाद हम लोग दो लाइंस के बीच में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ये देखा कि भाई दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अगर पैरेलल है दो लाइंस तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और एक नहीं होता है, दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इस वजह से बाइसेक्टर्स बोल रहे हैं। अगर रे है तो फिर एक ही एंगल बाइसेक्टर होता है, पर अगर लाइंस हैं तो दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। पर वो समझने से पहले मेरे पास कुछ और डाउट्स आए हैं और एक टॉपिक पर, और वो टॉपिक इनफैक्ट यहां पे यूज होने वाला है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वो टॉपिक है जो हमारा डिस्कशन था अबाउट द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ये लाइन है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ए आई कैप प्लस बी जे कैप या तो इधर होगा या इधर होगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। और सेम लाइन को तुम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, तो वो शायद कुछ ऐसा हो माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, या फिर इट कैन बी द अदर वे राउंड कि इधर माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप है और इधर ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। इन एनी केस ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। पहली बात तो ये समझो कि हाँ ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ये प्रूव मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसकी यूजेबिलिटी क्या है और यहां पे वेक्टर्स कहां से आ गया वो सब अभी मैं आपको और यूज टू करूंगा, पर प्रूफ कर सकते हैं इसे। नहीं अगर याद है तो एक बार फिर से देख लो। सपोज अपने पास ये लाइन है तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा, आप y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो तो माइनस ए बाई बी। तो एनी वेक्टर जो कि इसके अलॉन्ग है उसका स्लोप यही होगा माइनस ए बाई बी। अब अगर कोई वेक्टर है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। अब m1 m2 अगर -1 है और m1 तुम्हारा माइनस ए बाई बी है तो m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा तुम्हारा, अगर आप ध्यान से देखें तो b बाई ए। यहां पे माइनस ए बाई बी डाल दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b ऊपर ए नीचे, तो b बाई ए। नाउ b बाई ए is actually what? This is actually delta y by delta x is equal to b by a। अब एक जो फ्री वेक्टर होता है उसके जो x और y कोएफिशिएंट्स होते हैं, दोज आर एक्चुअली डेल्टा y एंड डेल्टा x। वो y और x नहीं होते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर इट कैन मूव एनीवेयर, तो इट इज ऑल अबाउट चेंज इन y एंड चेंज इन x। तो इसका चेंज इन y जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और जो चेंज इन x रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा b बाई ए रेशियो में होंगे। अब वो 2b 2a 3b 3a कुछ भी हो सकते हैं, तो b और a भी हो सकते हैं। y में b और x में a, मतलब कि a I कैप प्लस b j कैप इज वन ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल वेक्टर्स, b j कैप क्योंकि चेंज इन y इज b एंड a I कैप बिकॉज चेंज इन x इज a इज वन ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल वेक्टर्स जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। भाई 2a I कैप प्लस 2b j कैप भी इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज दिस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अब तुम अगर इसको एज अ परपेंडिकुलर वेक्टर देखो तो तुम एक ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन्स एसोसिएटेड विद द लाइन दिखा सकते हो। एक ओरिएंटेशन ऑफ द टू प्लेन्स दैट द लाइन डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू, एक ये हाफ प्लेन है एक ये हाफ प्लेन है, तो ये जो दो हाफ प्लेन हैं
इनको एक साइन असाइन कर सकते हो तुम बेस्ड ऑन दिस परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। सपोज अपने पास ये लाइन है, दिस इज लेट अस से 2, दिस इज लेट अस से 3,0 है मतलब, और ये 0,2 है। और तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी? इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू -2/3x और +2, और इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2x + 3y और इधर -6 = 0। सही है? आई होप 3y हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, तो ये लाइन है L1, 2x + 3y - 6 = 0। तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कैसे दिखेगा भाई? 2 है, ये 3 है, तो 2i कैप + 3j कैप, या फिर उसके मल्टीपल। तो 2i कैप + 3j कैप कुछ ऐसा दिख जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि हाँ परपेंडिकुलर आ रहा है, 2i कैप + 3j कैप। अब ये जो परपेंडिकुलर है 2i कैप + 3j कैप, this is dividing the half plane into points in this half plane and points in this half plane। जो भी इसमें होंगे वो हमेशा पॉजिटिव देंगे इसमें डालने पर, और जो भी इस हाफ प्लेन में होंगे वो हमेशा इस इक्वेशन में डालने पर कुछ नेगेटिव देंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपने पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है सपोज 0,3, तो 0,3 डालते हैं। ये पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं P। तो L1 में P डाला तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 2 × 0 0 + 3 × 3 9 - 6 = 3 विच इज ग्रेटर देन 0। पर यहां का अगर कोई पॉइंट डालोगे तुम, सपोज तुमने डाला ये, क्या डाल दें? ये डाल देते हैं, दिस इज 2,0, लेट अस कॉल दैट Q। तो L1 में तुमने Q डाला तो 2,0, 2 × 2 4, तो 4 + 0 - 6 = -2 विच इज लेस देन 0। तो कोई भी पॉइंट इधर वाला is going to give you negative, कोई भी पॉइंट उधर वाला is going to give you positive on passing the point through the equation of the line। अच्छा, ये हो गया भाई। अभी एक और एग्जांपल इनफैक्ट कर लेते हैं। सपोज ये कैसी इक्वेशन ले लें? कुछ ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें ये मान लेते हैं ये है -2 और ये है 1, तो 0, -2 है, ये 1 है, तो अपना जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्लोप इसका 2 है, तो y = 2x - 2। अभी 2x - y - 2 = 0, ये इक्वेशन है L2 मान लेते हैं। अभी इसमें सेम पॉइंट्स पास कराते हैं। सपोज ये पॉइंट है P, P है कितना? 0,3, तो 0,3। अच्छा, पहले तो इसका जो है परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते हैं, किधर होगा? तो 2i कैप - j कैप, 2i कैप - j कैप, तो 2i कैप - j कैप जब तुम जाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो आप देख रहे हो इस बार 2i कैप - j कैप इधर है, तो इधर वाले पॉजिटिव देंगे, इधर वाले नेगेटिव देंगे। तो P क्या देने वाले? P जब इसमें से पास कराएंगे 0,3 तो क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? बगैर कैलकुलेट करे आप बता सकते हैं कि इधर क्योंकि अपना परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये नेगेटिव देने वाला है। तो L2 से P पास कराते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2 × 0 -3 - 2 = -5 विच इज लेस देन 0। पर अगर Q पास कराते हैं, अच्छा Q तो यहां लाई कर रहा है, दिस इज Q, ठीक है। अभी Q इधर लाई कर रहा है विच इज 2,0, तो 2,0 पास कराओ, L2 में Q पास कराओ, क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, देख लो। तो इसमें से 2 × 2 विच इज 4, फिर उसके बाद -0 - 2, तो 4 - 2 = 2 विच इज पॉजिटिव। तो इधर वाले सारे पॉजिटिव देंगे, इधर वाले सारे नेगेटिव देंगे। तो एक तरीके से वो जो साइन या असाइन कर रहा है उस साइन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इतना हो गया आपका। अभी जो है बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। आई होप ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्लियर है। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग यूज करेंगे बाइसेक्टर्स असाइन करने में, तो इस वजह से ये अभी और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लिख लो इतना। तो अभी देख लो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइन्स। तो बाइसेक्टर्स ऑफ
टू लाइंस, सपोज अपने पास ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, वैसे एक्स और वाई एक्सिस नहीं बनाते, फालतू में दो लाइन पहले से हैं, फिर अभी दो बाइसेक्टर आने वाले हैं, फिर एक्स और वाई एक्सिस भी बनाए तो बेवकूफी है। तो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। अभी इसमें जो है दो बाइसेक्टर आते हैं, एक कुछ ऐसा होगा और एक कुछ ऐसा होगा। क्यों, कौन बोला कि जो है इधर वाला ही लेना है या क्यूट वाला ही लेना है, या यही हम लोग इक्वेशन प्रिसीड कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बाइसेक्टर्स हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा B1, ये तुम्हारा B2। सपोज मान लेते हैं, अच्छा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज निकालने के लिए ये मान लेते हैं कि ये 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। तो अगर L1 और L2 के बीच में यहां पे 2 थीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, जिसका ये बाइसेक्टर आधा कर रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, B1 और B2 में, L1 L2 में कोई भी एंगल, उसको हमने 2 थीटा मान लिया, तो ये अपने आप 180 माइनस 2 थीटा, तो ये थीटा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। B1 and B2 are always perpendicular to each other. This is a very important point. B1 and B2 are mutually perpendicular या perpendicular to each other. अरे यार, अच्छा बहरा, तो कैसे निकाली जाए भाई इनकी इक्वेशन? तो इनकी इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बाइसेक्टर का मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर को तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, दो लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा जो पॉइंट रहेगा, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे भाई? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आप दिखा सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसे बोल दो D1, इसे बोल दो D2। फिर आप दिखा सकते हो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्री 90 डिग्री। फिर उसके बाद थीटा थीटा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोर्स, और ये जो कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो बाय SAA, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, बाय SAA ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो गई। अब ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो गई तो ये आपका जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द लाइंस। तो कोई भी पॉइंट जो कि एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस। ये बात क्लियर है? सोच लो एक बार, फिर से सुन लो पीछे जाकर के। अभी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप जो है ये बाइसेक्टर की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं हमें पता है कि यही बाइसेक्टर की निकल रही है, क्यूट वाले जो भी है, ये और ये दोनों ही ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि देयर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1 शुड बी इक्वल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L2। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L1 शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L2 ऑफ दिस पॉइंट, ये तो जनरल पॉइंट है x, y। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यूज्ड टू बी, अच्छा L1 की अगर इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो टिपिकल फॉर्मेट ये है कि यहां पे इसे h, k लीजिए, फिर h, k के लिए सॉल्व करिए, फिर h और k की जगह x और y डाल दीजिए, ताकि आप यहां के x और y और ये वाले x और y में कंफ्यूज ना हो। बट आई होप आप ऑलरेडी नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे मैं डायरेक्टली x और y में डाल रहा हूं इसे। तो इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसी, मॉड ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर्ड प्लस B1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर्ड प्लस B2 स्क्वायर्ड। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता था, मॉड लगा करके होता था। अब यहां पे मॉड हटाएंगे भाई, इक्वेशन चाहिए तुम्हें, तो प्लस है कि माइनस है वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो कैसे पता करें?
भाई ये आपका प्लस और ये आपका प्लस हो सकता है, तो मॉड हटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना, +7 का मॉड अगर करोगे तो वो 7 ही आता है, मॉड हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर -7 का मॉड है तो वो भी 7 आता है। तो आपको मॉड जब हटाना है, सपोज ये अगर मॉड x इक्वल टू x है इस केस में, पर इस केस में मॉड x इक्वल टू -x है, माइनस ऑफ -7 इज गोइंग टू गिव यू 7। इस चीज को समझो, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x इक्वल टू x होता है, पर अगर x नेगेटिव है तो मॉड x इक्वल टू -x होता है, क्योंकि माइनस ऑफ नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड हटा दो, कुछ वही आएगा। या फिर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो यहां मॉड हटाने में माइनस आएगा, यहां पे मॉड हटाने पे कुछ नहीं। तो एक ये कंडीशन हो गई, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो इधर मॉड हटाने पे माइनस आएगा, इधर मॉड हटाने पे कुछ नहीं। बट दिस इज द सेम थिंग, चाहे इधर माइनस मल्टीप्लाई करो चाहे इधर माइनस मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, एक साइड तुम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस बात को समझो। तो ये दोनों केसेस सेम है। या फिर इधर माइनस, तो दोनों साइड माइनस आएगा, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये दोनों सेम है। तो एक्चुअली दो केसेस बने, एक केस बना जिसमें कोई साइन नहीं चेंज हो रहा है मॉड हटाने पे, और एक केस बना जिसमें साइन चेंज हो रहा है मॉड हटाने पे। और यही जो है B1 एंड B2 की इक्वेशन हो जाएंगी। दो इक्वेशन भी आने वाली थी, एक B1 की और एक B2 की, दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो दोनों की इक्वेशन ऐसे बन सकती है। क्या हो जाएगा, B1 एंड B2 आर गिवन बाय A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर्ड प्लस B1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर्ड प्लस B2 स्क्वायर्ड। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अब इसमें से B1 वाला कौन सी इक्वेशन है, B2 वाली कौन सी इक्वेशन है, प्लस लगाने पे B1 आएगा कि माइनस लगाने पे B1 आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूं ये B1 कौन सा है, B2 कौन सा है। कैसे कह सकते हो, इसी को B1 बोलेंगे इसी को B2 बोलेंगे, या क्या मतलब कुछ तो सिग्निफाई करो ना पहले, कि भाई कौन सा वाला ऐसा बाइसेक्टर है जो कि अक्यूट एंगल का है मे बी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये जो दो लाइंस हैं इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है, ये 4 क्वाड्रेंट को भी तुम सिग्निफाई करोगे। सपोज क्वाड्रेंट कंटेनिंग ओरिजिन, सपोज एक्स और वाई एक्सिस ऐसे हैं, यहां पे ये ओरिजिन है, तो दिस इज द क्वाड्रेंट कंटेनिंग ओरिजिन। ये वाला क्वाड्रेंट कंटेनिंग ओरिजिन नहीं है, तो ये वाला बाइसेक्टर विल बी कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट दैट कंटेन्स द ओरिजिन। या फिर क्वाड्रेंट कंटेनिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि ये पॉइंट जो क्वाड्रेंट में है, सपोज ये पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन मुझे बताइए। तो ये सब पहले स्पेसिफाई करो कि इस क्वाड्रेंट की इक्वेशन मुझे जाननी है, तब जाकर के हम आपको बताएंगे कि हाँ भाई वो ऐसे निकालो। और इसका एल्गोरिथम तुम्हें जो है बड़ी बड़ी किताबों में, अच्छी अच्छी किताबों में अच्छे अच्छे टीचर ने दे रखा होगा कि पहले ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो, एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस बाइसेक्टर विच इज पासिंग थ्रू दिस क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह। और रीजन नहीं बताया होगा, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है कि भाई गुरु इंसान थोड़ी होता है, गुरु तो भगवान होता है, जो भी वो बता रहा है उसे कंठस्थ कर लो। बाकी क्यों व्यू कैसे उन सब में जो है नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ पे देखने वाले हैं क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, लिख लो ये। तो सबसे पहले अगर तुम्हें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर containing a given point, एक कोई पॉइंट है, सपोज उसे बोल देते हैं x1 y1। तो x1 y1 को कंटेन करने वाला जो भी क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर तुम्हें चाहिए। तो देख लो, अगर सपोज ये लाइन L1 है और ऐसी कुछ है L2, ये L1 है ये L2 है, और L1 का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कुछ इधर है, मान लेते हैं ये N1 है और ये N2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर का कोई भी पॉइंट पॉजिटिव आएगा,
इधर वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव आएंगे L1 में, तो यहाँ पे L1 पॉजिटिव आने वाला है, L1 पॉजिटिव आने वाला है, और यहाँ पे L1 नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे L1 नेगेटिव आने वाला है। इधर वाले सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। पहले मैं L1 लिखने वाला हूँ, L1 का साइन, फिर L2 का साइन लिखने वाला हूँ। इसमें क्या है, L2 में इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इधर वाले सारे पॉजिटिव आने वाले हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इधर वाले सारे नेगेटिव आने वाले हैं, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट माने ये दोनों ऑपोजिट है और ये दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में या तो दोनों N1 N2 या दोनों पॉइंट्स L1 में L2 में डालने पर या तो दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं या दोनों नेगेटिव दे रहे हैं, या तो ऐसा है विच इज विच पार्ट, विच इज कि जब कोई भी यहां पे मॉड हटाने पे साइन ना लगाना पड़े, या प्लस लगाओ तुम, क्योंकि दोनों साइड अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस के ही बराबर है, और दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई होगा तब तो वो प्लस है ही। या फिर ये वाला है, तो या तो बाइसेक्टर ऐसा ये वाला हो सकता है भाई, ये वाला जो बाइसेक्टर है B1, B1 में देखो एक माइनस एक प्लस है, या एक प्लस है एक माइनस है, तो B1 वो वाली इक्वेशन होगी जो कि माइनस लगाने पे आएगी। और या फिर ये हो सकता है, मान लेते हैं ये B2 है, B2 वो वाली इक्वेशन होगी जो प्लस लगाने पे आएगी। अब पता कैसे करें कि यार B1 चाहिए कि B2 चाहिए हमें, ये बात समझ रहे हो? अगर चार क्वाड्रेंट में हम लोग बांट रहे हैं इन लाइंस के द्वारा पूरे प्लेन को, तो वो चार क्वाड्रेंट के साइन हम लोग असाइन कर सकते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, जैसे एक्स और वाई एक्सिस से साइन असाइन करते हैं। अब आप देख सकते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस का जो बाइसेक्टर है वो सेम है, और जो माइनस प्लस और प्लस माइनस का जो बाइसेक्टर है वो सेम है। जो माइनस प्लस और प्लस माइनस का जो बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो ये होने वाली है, अगर आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्यों माइनस? क्योंकि एक साइड माइनस आ रहा है, एक साइड प्लस आ रहा है, तो साइन चेंज होने वाला है, मैंने आपको पहले से बता दिया मॉड लगाने पे। तो अब कैसे पता करें कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा पॉइंट, इधर वाले में कि इधर वाले में? इधर वाले में क्या होने वाला है कि इधर माइनस की जगह प्लस लगने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कैसे पता करते थे हम लोग? बस डाल देते थे इक्वेशन ऑफ लाइन में, हम लोग पॉइंट डाल देते थे। अब डाल दो इसमें और इसमें डाल दो, तो क्या होगा, या तो दोनों साइड सेम साइन आएगा, दोनों साइड सेम साइन आएगा तो प्लस वाला उठा लो, या फिर ऑपोजिट साइन आएगा, इधर कुछ और इधर कुछ और, तो फिर माइनस वाला उठा लो। ऑपोजिट साइन है तो मतलब कि ये वाले दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक में, अगर सेम साइन आएगा तो इन वाले दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक में, इन दोनों क्वाड्रेंट में किसी एक में तो प्लस वाला उठाना है, इन दोनों क्वाड्रेंट में किसी एक में तो माइनस वाला उठाना है, बात खत्म। ये इसी को डिटेल में एल्गोरिथम के फॉर्म में तुम्हें हर किताब में मिलेगा, चाहे वो आर डी शर्मा हो चाहे तिवानी हो, कोई भी किताब हो, इसी एल्गोरिथम को डिटेल में उन्होंने बता रखा है। क्यों हो रहा है वो नहीं बता रखा है, वो बात अलग है। तो क्या एल्गोरिथम है ये समझ गए? एक एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। सपोज अपने पास दो लाइन है, बना लेते हैं एग्जाम्पल, आई होप बहुत ज्यादा लंबा ना जाए। एक लाइन है कुछ सपोज ऐसी दिख रही है, ओरिजिन से ही पास करा देते हैं भाई, आसान सी लाइन हो जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, स्लोप इसका माइनस हाफ है क्योंकि, तो 2 उधर गया, माइनस एक्स उधर गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन है तुम्हारी सपोज क्या ले लें, कुछ अजीब सी है, ओरिजिन से इसे भी पास करा देते हैं। y इज इक्वल टू 1/3x, तो ये 3 इधर गया, ये इधर गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये L2 है और ये L1 है। अब अपने को चाहिए ये, क्योंकि इसका स्लोप जो है कम है, इसके नेगेटिव स्लोप से इसका नेगेटिव स्लोप ज्यादा है। हमें ये पता है कि ये वाला बाइसेक्टर का स्लोप ऐसे नेगेटिव आने वाला है, और ये वाले बाइसेक्टर का स्लोप ऐसे पॉजिटिव आने वाला है। ये दिख रहा है सबको? क्योंकि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो ऑब्वियसली जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा ना। तो अभी
ताकि हम लोग क्रॉस चेक कर पाए। ये पहचान करने का तरीका है कि एक ये बाइसेक्टर है जो कि इधर वाला है जिसका नेगेटिव स्लोप होने वाला है, और एक ये बाइसेक्टर है जिसका पॉजिटिव स्लोप होने वाला है। तो अभी जो है वो जो दो बाइसेक्टर की इक्वेशन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। दो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होंगी? एक हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 10। ये रूट 5 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3y बाय रूट 2। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं जिसमें से कि एक का स्लोप पॉजिटिव होने वाला है, एक का स्लोप नेगेटिव होने वाला है। अभी सपोज मुझे चाहिए ऐसा ये वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन जिसका जो कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता हो, जिसमें ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या ले लें? ये पॉइंट ले लेते हैं 1,4 1,4। ठीक है, 1,4 ऑब्वियसली इससे बहुत ऊपर होगा इस वाली लाइन से, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो B2 चाहिए, मतलब जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो आखिर में जो जब निकल के आएगा यही एल्गोरिथम फॉलो करने पे, तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। लेट अस सी इफ वी आर एबल टू डू दिस। अच्छा, तो इधर 1,4 डालो, इधर 1,4 डालोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 4 इज 8। इसमें मतलब इसमें डाला 1 प्लस 2 इंटू 4 इज 8, तो 9 आ गया विच इज पॉजिटिव। और इसमें डाला तुमने, इसमें 1,4 डालो तो इधर 1 माइनस 12 माइनस 11 तो नेगेटिव आ गया, मतलब कि इधर माइनस वाला करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो करते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 3y अपॉन रूट 2। इस रूट 2 को इधर भेजते हैं, तो रूट 2x प्लस 2 रूट 2y इक्वल टू माइनस x प्लस 3y। अभी y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं। y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने पे क्या आएगा? 2 रूट 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3y माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू ये इधर भेजो, तो रूट 2 प्लस 1 टाइम्स x। अभी देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इसको अगर यहाँ पे y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर तुम सोचो रूट 2 होता है 1.414, इंटू 2 करेंगे तो 2.8 समथिंग होगा। 3 माइनस 2.8 तो 0.2 से भी छोटा होने वाला है। तो दिस इज मच लार्जर देन दिस। इसको इंटू एक्स करोगे तो स्लोप ना सिर्फ पॉजिटिव है बट हाईली पॉजिटिव है, मतलब कि काफी बड़ा स्लोप है, जो कि B2 में दिख रहा है तुम्हें। स्लोप काफी बड़ा होने वाला है। तो दैट इज हाउ यू गेट, यही हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि 1,4 वाले में स्लोप पॉजिटिव होने वाला है। अच्छा, एक और चीज देखो कि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा क्योंकि ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू ओरिजिन। और ओरिजिन से पास करने वाले जो बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो बहुत ही इजी होती है टू एनालाइज, और इस वजह से अभी हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ने वाले हैं, ताकि आप जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आप ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दो। तो ट्रांसलेट कर देंगे फिर उसे काफी आसानी से आप एनालाइज कर लोगे। तो वो आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल इतना नोट डाउन कर लो, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लो, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो ओरिजिन भी आपका जो है एक पॉइंट हो जाएगा, और चाहो तो तुम यही जो मैंने आपको एल्गोरिथम समझाया है, क्या समझाया है कि भाई वो पॉइंट डालो दोनों इक्वेशन में। अगर दोनों इक्वेशन सेम साइन की आती है तो प्लस वाला है बाइसेक्टर कंटेनिंग दैट पॉइंट, या फिर ऑपोजिट साइन की आती है तो माइनस वाला है। तो वही सेम चीज तुम ओरिजिन के साथ भी कर सकते हो, या फिर तुम ये नोटिस कर सकते हो कि क्योंकि ओरिजिन 0,0 है तो इस वजह से जब तुम L1 में 0,0 डालोगे तो L1 विल सिंपली बी C1, क्योंकि A1 x प्लस B1 y तो 0 होने वाला है, एंड L2 विल सिंपली बी C2। तो C1 C2 अगर सेम साइन के हैं, या पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, कि दोनों को सपोज पॉजिटिव बना दिया आपने, और फिर जब इक्वेशन में डाला तो पॉजिटिव वाला ही, क्योंकि फिर तो दोनों साइड सेम साइन हो गए। मतलब समझ रहे हो कि सपोज अगर तुम्हारे पास मिला 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक मिला 4x माइनस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दो लाइन की इक्वेशन है।
तो आप बोल सकते हो कि ऐसा करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये भी तो वही लाइन की इक्वेशन है। अब इन दोनों का बाइसेक्टर बनाओ। इन दोनों का बाइसेक्टर जब बनाओगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 7y प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 49 इज गोइंग टू गिव यू 65। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है, अब इसमें दोनों साइड c क्या है, पॉजिटिव है, तो अब ओरिजिन डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों साइड सेम साइन आएगा, तो प्लस वाला लोगे और कंटेनिंग ओरिजिन के लिए, तो फिर प्लस वाला ले लो। तो कई बुक्स में तुम्हें यही डायरेक्ट एल्गोरिथम मिलेगा कि पहले लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बदलो कि दोनों के c जो है वो पॉजिटिव आए, ये दोनों पॉजिटिव आ जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली सेम साइन हो गया इधर, तो फिर प्लस वाला लेने पे बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन मिल जाएगा। तो दैट इज इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बाइसेक्टर ऑफ acute and obtuse quadrant। अब अनलेस जो दो लाइन है जिनके तुम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकाल रहे हो वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, तो फिर दे विल डिवाइड द क्वाड्रेंट्स इनटू acute quadrants एंड द obtuse quadrants। ये दोनों obtuse होने वाले हैं, ये दोनों acute होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई acute quadrant या सिर्फ obtuse quadrant, इसका जो है बाइसेक्टर निकालो, तो कैसे पता करोगे कि कौन सा वाला obtuse है, कौन सा वाला acute है। तो ऐसे केस में ये चीज ध्यान रखना कि ये बैठ करके तुम अगर मेजर करने लग गए कि किधर वाला एंगल acute है, किधर वाला obtuse है, तो उधर जब हम लोग एंगल मेजर कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं acute एंगल को, इस वजह से पॉजिटिव आ रहा है, या क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल को, इस वजह से पॉजिटिव आ रहा है। तो वो चीज नहीं लगा सकते हो कि पहले देख लें कि कौन सा वाला साइड एक्यूट है, कौन सा वाला साइड ऑब्ट्यूज है। अच्छा, तो फिर और क्या कर सकते हैं, तो यहां पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स बहुत अच्छे से काम आता है। यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप बोल सकते हो कि अगर अपने पास ऑब्ट्यूज है, सपोज ये L1 है, तो ये N1 वेक्टर है, और ये L2 है, तो ये N2 वेक्टर है, और जहां पे L1 L2 के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो वहां पे N1 N2 के बीच का जो एंगल है, ये अगर आप देखें, ये N1 ये N2, N1 N2, तो भाई ये ऑब्ट्यूज है, ये तो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये क्वाड्रिलैटरल है, और ये इनफैक्ट एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा। तो ये अगर तुम्हारा थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये अक्यूट होगा। अगर ये दोनों अक्यूट होने वाले हैं, इन दोनों के बीच का एंगल अक्यूट होने वाला है, तो N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है जब अक्यूट एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, और नेगेटिव होता है जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। ये कंपोनेंट कितना ज्यादा है इसके अलोंग। अभी ऑब्ट्यूज होगा तो कंपोनेंट नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो अगर आपका N1 N2 के बीच का एंगल अक्यूट है, तो फिर क्या होगा, तो जो लाइंस हैं उनका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो N1 N2 अगर पॉजिटिव है तो N1 N2 क्या है, दैट इज A1 I कैप प्लस B1 J कैप, A2 I कैप प्लस B2 J कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई होप यू नो, A1 A2 प्लस B1 B2, ये पॉजिटिव होगा। और ये दिस इज वन रिजल्ट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने इतना ज्यादा खोजा था इस रिजल्ट को कि ये क्यों हो रहा है। और फिर 6 पन्ने का एक डेरिवेशन मिला था मुझे जिसमें ये दिखाया था कि हाँ ऑब्ट्यूज वाला एंगल जो है वो तभी आएगा जब ये पॉजिटिव होगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट करके। लेकिन दैट वाजंट एज ब्यूटिफुल एज दिस वन, कि अगर तुम परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लो तो अगर ये ऑब्ट्यूज है तो उनके बीच का एंगल अक्यूट होगा।
तो अब यहां पे ये देखो कि N1 N2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी ये एक्यूट आएगा, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जिस क्वाड्रेंट में है वहीं पे लेना है, और फिर उन दोनों के बीच का एंगल अगर एक्यूट आ रहा है तो ये ऑब्ट्यूज है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पे ये दोनों आएंगे भी पॉजिटिव, सही है कि नहीं भाई? जिस डायरेक्शन में N1 होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन का पॉइंट लेने पे पॉजिटिव आता है। तो सेम साइन मतलब कोई भी यहां पे प्लस माइनस में प्लस ही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं करोगे। तो फाइनली ये सारे चीजें जोड़ते हुए आप ये कह सकते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज गोइंग टू बी a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वो बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो माइनस वाला होगा। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है मतलब कि उनके बीच का एंगल एक्यूट है, उनके बीच का एंगल एक्यूट है तो मतलब लाइंस के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। किसमें? प्लस प्लस में। प्लस प्लस मतलब यहां पे प्लस डालना है, माइनस डाल दोगे तो क्या होगा? फिर उसके बाद एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा, तो इधर वाला आने वाला है, ठीक है। और इसी का वाइसा वर्सा 3 और केसेस बन जाएंगे जिसमें तुम ये साइन चेंज कर दोगे तो ऑब्ट्यूज का एक्यूट हो जाएगा, अगर ये साइन चेंज कर दोगे तो पॉजिटिव से एक्यूट आएगा और नेगेटिव से ऑब्ट्यूज आएगा। कैन यू फिगर दैट आउट? भाई अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है मतलब कि n1 n2 के बीच का एंगल क्या है? n1 n2 के बीच का एंगल फिर उस केस में ऑब्ट्यूज है, तो लाइंस के बीच का एंगल फिर उस केस में एक्यूट हो जाएगा। तो तब जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन ऑल दैट इज इक्वल टू प्लस टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑल दैट। ये फिर एक्यूट एंगल का देने वाला है, ये एक्यूट एंगल का होने वाला है, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला ऑब्ट्यूज का होने वाला है। इस बात को समझ लो। और अगर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज ही नहीं आने वाला है। तो उस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो a1 a2 प्लस b1 b2 भी आपका जो है ना पॉजिटिव आने वाला है ना नेगेटिव आने वाला है, फिर उस केस में वो जीरो आने वाला है। हाउ कैन वी से दैट? वी कैन से दैट बिकॉज जो tan डेल्टा थीटा था, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वो क्या होता था? वो होता था a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, तभी तो tan डेल्टा थीटा जो है तुम्हारा डेल्टा थीटा 90 डिग्री होगा जब ये जीरो होता था। तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो है तो फिर आप ये भी दिखा सकते हो m1 m2 इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो इट इज ऑल द सेम थिंग। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट देगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। आई होप ये एनालिसिस तुम्हें पसंद आई होगी, और जहां तक मैं जानता हूं जल्दी तुम्हें कहीं और ये एनालिसिस नहीं मिलेगी। कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट्स में लिखो, समझ में आ गया हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अभी जो है हमने सारी चीजें जो आपकी पूछी जा सकती हैं दो लाइंस के बारे में, कि दो लाइंस के बीच में क्या क्या हो सकता है। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया आपने, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस देख लिया, अभी बाइसेक्टर की इक्वेशन देख ली। तो दो लाइंस के बीच के सारा संबंध खत्म हो गया। अभी बात करते हैं तीन लाइन से एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो तीन लाइन से एसोसिएटेड डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें, 3 लाइन्स कैन बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब आप समझते हैं कि जहां पे तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। अगर जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज L1 L2, वहीं से तीसरी लाइन भी इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हो, तो दीज 3 आर कॉन्करेंट लाइंस बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तीनों कॉन्करेंट हैं। तो भाई कैसे निकाला जाए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 लाइंस टू बी कॉन्करेंट? तो हमने देखा था कि अगर L1 L2 का हम फैमिली ऑफ लाइंस बनाए, फैमिली ऑफ लाइंस में ऑलरेडी
पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। तो फैमिली ऑफ लाइंस बनाए तो हमेशा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू सम L3 आप निकाल सकते हैं या सम L आप निकाल सकते हैं, विच इज ऑलवेज गोइंग टू पास थ्रू दिस। और अब अगर दोनों साइड में किसी और मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने को मिल जाएगा समथिंग L1, सपोज कुछ नया है, ये लैम्डा L1 है प्लस म्यू L2 है, दैट इज इक्वल टू L3, या कुछ भी है, ये K1 है, ये K2 है, वेयर दीज आर रियल नंबर्स K1 K2। तो L3 प्लस लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 अगर आपका 0 आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं इन्हें। पर लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होती है उसे अभी छोड़ो, ये तीनों एक फैमिली ऑफ लाइंस को बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि L1 L2 को अगर इधर ले जाओ और फिर सपोज लैम्डा से तुमने डिवाइड कर दिया तो ऐसे किसी फॉर्म में आ सकता है कि L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0 या इक्वल टू सम अदर इक्वेशन L3, ऐसे फॉर्म में आ सकता है। तो अगर ऐसे फॉर्म में आ सकता है तो जरूर L3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, एंड दैट इज व्हाट कॉन्करेंसी मीन्स, कि L3 में कुछ लैम्डा टाइम्स L1 और म्यू टाइम्स L2 मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर अगर 0 आ जाए, मतलब कि L3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब आप पूछ सकते हो कि यहां पे जैसे 1 है वो यहां पे 1 क्यों नहीं है, दैट इज बिकॉज ये L3 जरूरी नहीं है कि यही वाला L3 हो सकता है, इस L3 में कुछ मल्टीप्लाइड हो, ये कुछ L ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बस। अब कुछ मल्टीप्लाइड अगर हो गया तो फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, और वो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता है यहां पे ये कैंसिल आउट हो। फिलहाल दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम आर इक्विवेलेंट। तो कुछ सपोज अपने पास ऐसा है, L1 है 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, L2 है x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, और L3 है सपोज गिवन बाय क्या ले लें, x माइनस 24y, और सपोज ये ले रहे हैं हम प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करना है कि दीज थ्री आर कॉन्करेंट। अब ये प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो तुम्हें कोई ना कोई नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय L1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय L2 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय L3 गिव्स यू 0। वो कैसे करा जाए, ऐसे कि ये तीनों सपोज अगर तुम इक्वेशन बनाओ तो सपोज लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 प्लस समथिंग एल्स डेल L3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आने वाला है। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, लैम्डा म्यू डेल, ये तीन अननोन है और तीन इक्वेशन होने वाली है। एक इक्वेशन बनेगी 2 लैम्डा प्लस 1 म्यू प्लस 1 डेल इक्वल टू 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी 0 होगा, ऐसे y के कोएफिशिएंट 0 करोगे, ऐसे कांस्टेंट भी 0 करोगे, तो ये अपने आप में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं सब 1 1 भी डाल करके देखो, सपोज तुम दिस माइनस दिस करोगे तो -3 -4 -7 आएगा, वो भी नहीं फिट हो रहा है, इसमें 2 -1 फिट हो रहा है। तो बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद तुम ले देके हार मानोगे, लेकिन मैं बता दूं आपको ये है 4L1 माइनस 6 नहीं 4 मैं खुद भूल गया क्या है ये, इनफैक्ट कॉन्करेंट नहीं है, सॉरी, एक मिनट फिर से बना लेते हैं। 4 माइनस 5x हो जाएगा ये, हाँ अभी सही है। तो ये अगर 5x हो जाएगा तो दिस इंटू 2 प्लस 1 इंटू दिस भी करने की तुम्हें करने का मन करेगा, लेकिन फिर यहां पे फेल होगा, यहां पे फेल होगा। तो मैं फाइनली बता दे रहा हूं क्या हो रहा है। हो ये रहा है 4L1 प्लस 3L2 प्लस 3L2 है माइनस 3L2 है, माइनस 3L2 प्लस या माइनस L3
इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू L3 है। तो ये कौन सोचता कि ये यहाँ पे +4 है, यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, तब जाके 0 आ रहा है। ये तुम चेक कर सकते हो। 4 into 2 is 8, -3 into 1 is -3, तो 8 - 3 5, फिर -12 -24, फिर 4 into 2 is 8, -3 into -2 is +6 is 14। तो क्या हो रहा है कि this 4 into this -3 into this minus this will give you 0। तो लेकिन ये प्रिडिक्ट करना, ये इस पे आना, ये नंबर्स ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बजाय जब भी ऐसी चीज होती है कि समथिंग इनटू दिस प्लस समथिंग इनटू दिस गिव्स यू दिस, तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। तो कभी भी अगर चेक करना हो तो इनके क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, माने कि 2 - 3 2, 1 4 -2 एंड 5 -24 + 14, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा, सपोज इधर से मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो ये हो जाएगा 2 4 into 14, 4 into 14 is going to give you I think 56, 56 minus 48, 56 minus 48 is going to give you 8, minus of -3 तो +3 into 14 plus 10 24 और +2 into -24 -20 तो -44, तो देखते हैं क्या आता है। पता नहीं, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। 16 + 72 -88, आई थिंक इट इज परफेक्ट, दिस इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर चेक करना हो तो ये कर सकते हो तुम कि इक्वल टू 0 आएगा। कौन इक्वल टू 0 आएगा? द डिटर्मिनेंट मेड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन इन ऑर्डर। तो अगर 3 इक्वेशन अपने पास हैं, क्या सपोज ये है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 and a3x + b3y + c3 = 0, then if a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 = 0, अगर ये हुआ तो फिर 2 चीजें हो सकती है, या तो वो कॉन्करेंट है या फिर एक और चीज हो सकती है। ये 2 केसेस में ये डिटर्मिनेंट 0 होता है, या तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाए या इनमें से एटलीस्ट 2 लाइन पैरेलल हो, और जब पैरेलल होगी तब कॉन्करेंट नहीं होगी। तो जब ये इक्वल टू 0 आ जाए, अब चेक करो कि पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होगी तो क्या होता है, आपका रेशियो ऑफ x के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ y के कोएफिशिएंट। देख लो 2/1 इक्वल टू -3/4 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये दोनों देख लो 2/5 क्या -3/-24 होता है? नहीं होता है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। और ये दोनों देख लो 1/5 क्या 4/-24 होता है? वो भी नहीं होता है, तो ये दोनों भी पैरेलल नहीं है। ये तीनों पेयर चेक कर लो, तो पैरेलल अगर नहीं है तो भी 0 आ रहा है, तो मतलब कि कॉन्करेंट है। इस चीज को ध्यान में रखना कि दिस इज नॉट द श्योर टेस्ट, द श्योर टेस्ट इज ओनली दिस। बट ये अगर आ गया तो 2 ही केसेस बन सकते हैं, या तो पैरेलल होगा या फिर ये हो रहा होगा। तो चेक कर लो, अब पैरेलल तो नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर कॉन्करेंट होगा। ठीक, ये चीज लिख लेना, जल्दी से लिख लो इसे। तो एज अ फिनिशिंग नोट हम लोग 2 फॉर्मूले और मैं आपको बता दे रहा हूं, और इनका मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। आप जाकर के देखो कहीं और पे अगर आपको डेरिवेशन मिल पाए, या आप अगर सोच पाओ डिटर्मिनेंट्स का लॉजिक इसमें लगा पाओ तो लगाओ, और मुझे ढूंढ करके बताओ कि अच्छा यहाँ पे मिला। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है कि पहले तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स एज वर्टिसेस। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस तुम्हें पता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये तुम बोर्ड के कोर्स में देखोगे, ये तुम डिटर्मिनेंट्स में भी देखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1।
ये कहीं नहीं दिया होता है कि ये कैसे आ रहा है। फिर से भारतीय सभ्यता संस्कृति क्यों वाला छोड़ दो, ठीक है, शक नहीं करना है किताब पे, तो वैसे अपन लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। और वैसा वाला डेरिवेशन ना करना कि भाई हाँ 3 पॉइंट्स ले लिए और ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया, जो भी उससे फिर एरिया निकाला, जो भी एक्सप्रेशन आया लंबा सा, वही लंबा सा एक्सप्रेशन इससे भी आ रहा है तो प्रूव कर दिया। ऐसे ही क्यों लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, ऐसे क्यों लिख सकते हैं, व्हाट इज द मैकेनिक्स बिहाइंड इट, क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं हम, वो देखो कहीं पे ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, कहीं और दिया है कि नहीं। तो एक ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट एज वर्टिसेस, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंड बाय 3 लाइंस, और वो लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है, इसका डेरिवेशन ना ढूंढना, दिमाग खराब हो जाएगा, हाफ c1 c2 c3, और ये वाले c नहीं है, ये वाले c को मैं अलग बना देता हूं, दीज आर स्मॉल c, दीज आर कैपिटल C। अभी मैं बता रहा हूं कैपिटल C क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, where कैपिटल C1 ये स्मॉल c1 है, c1 स्मॉल c2 स्मॉल c3, where कैपिटल C is cofactor of स्मॉल c1। अगर ये I है तो ये भी I है, मतलब कि कैपिटल C2 इज कोफैक्टर ऑफ दिस C2। कोफैक्टर क्या होता था, विद साइन, अगर तुम इसमें से ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर दो तो a1 b3 माइनस a3 b1, विद साइन यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, तो माइनस टाइम्स, अगर कोफैक्टर ऑफ 2 देखें C2 देखें तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स a1 b3 माइनस a3 b1, ये फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक आध बार बहुत ज्यादा यूज आया है किसी एग्जाम्स में, कि डायरेक्टली ये अगर तुम निकाल दोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो वो कर लो। अच्छा, वैसे भी कोफैक्टर तुम्हें कहीं ना कहीं का तो निकालना ही होता है, डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करते हो तो यहाँ पे यूजुअली एक्सप्रेस करते हो, तो इसमें इससे एक्सप्रेस कर देना। जब इससे एक्सप्रेस करोगे तो C1 का कोफैक्टर तुम्हें निकालना ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है ये कुछ एक्स्ट्रा मेहनत है। तो C1 का कोफैक्टर निकालो a2 b3 माइनस a3 b2, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और फिर C1 इंटू दैट भी कर दो, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व होता रहेगा और इधर जो यहाँ पे डिवाइड होना है वो भी निकलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, डरावना नहीं है ये जितना लग रहा है, ठीक है। तो इतना रखिए इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी फ्री वीडियो में। क्या जान लोगे बच्चे की? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।